वेलकम टू माय चैनल इजी स्टडीज़। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं कवर करूंगी रिलेशन एंड इट्स टाइप्स। ये जो टॉपिक है, अगर आप बीएससी कर रहे हैं तो ये टॉपिक आप पढ़ सकते हैं एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के कोर्स में, या फिर ये टॉपिक कवर होता है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में। अगर आप गेट और नेट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उन एग्ज़ाम्स में भी इस टॉपिक से 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहले रिलेशन पढ़ेंगे, उसको समझते हैं ढंग से, और उसके बाद जो उसके टाइप्स हैं उसको कवर करेंगे। तो देखिए, रिलेशन को डिफाइन करने के लिए आपको क्या चाहिए, दो सेट चाहिए होते हैं, सेट ए एंड सेट बी। अगर ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट है तो हम रिलेशन डिफाइन कर सकते हैं एक सेट से दूसरे सेट पे, रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। तो रिलेशन को डिफाइन करने के लिए आपको दो सेट चाहिए होंगे, एक सेट से दूसरे सेट में हम क्या करते हैं, रिलेशन को डिफाइन करते हैं। यहाँ पर मैंने ऊपर डेफिनेशन लिखी हुई है, लेट ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स, then any subset of A cross B defines a relation from set A to set B। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी अगर आप सबसेट ले ले A क्रॉस B का, तो वो क्या देगा, हमको एक रिलेशन दे देगा। आप रिलेशन फाइंड आउट करना चाह रहे हैं A से B में, तो आपको क्या करना है, सबसेट किसका कंसीडर करना होगा, A क्रॉस B का। तो पहले मैं आपको ये समझा देती हूँ कि यहाँ पर जो प्रोडक्ट ऑफ टू सेट है इसका क्या मतलब है। इसको हम या तो ए क्रॉस बी रीड कर सकते हैं, या फिर इसको बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। तो ये किस तरह का सेट है, इसको कैसे डिफाइन करते हैं, चलिए पहले हम उसे देखते हैं। ए क्रॉस बी को डिफाइन करते हैं, इट इज़ अ सेट एंड इट इज़ कलेक्शन ऑफ ऑल द ऑर्डर्ड पेयर ऑफ दिस टाइप। ए कॉमा बी ये ऑर्डर्ड पेयर है, जहाँ पर फर्स्ट एंट्री जो है इट इज़ फ्रॉम द फर्स्ट सेट, और यहाँ कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो आप पहला सेट लिख रहे हैं ना, उससे इसकी फर्स्ट एंट्री आएगी, और जो सेकेंड एंट्री है वो सेकेंड सेट से आएगी। तो ए स्मॉल ए बिलोंग्स टू द सेट ए एंड बी बिलोंग्स टू द सेट बी। इस तरीके से हम क्या करते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट को डिफाइन करते हैं। ठीक है, ये कोई भी दो सेट, इस तरीके से हमने इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट दे दिया। अब रिलेशन क्या होगा, ए से बी अगर आपको रिलेशन देखना है तो आपको ए क्रॉस बी के सबसेट्स देखने हैं। मैंने यहाँ पर क्या लिखा डेफिनेशन में, एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी डिफाइंस अ रिलेशन। इसका मतलब ये हुआ कि ए क्रॉस बी ये पूरा का पूरा सेट है, इसका कोई भी सबसेट ले लीजिए, वो किसे डिफाइन करेगा, रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। इसका मतलब यहाँ पर हम नोट डाल के लिख सकते हैं कि any subset of A cross B will define a relation from A to B। अब देखिए, किसी भी सेट का जब आपको सबसेट निकालना होता है तो उसमें से आप क्या करते हैं, कुछ एलिमेंट्स को सेलेक्ट करते हैं एट अ टाइम। ठीक है, अब देखिए हमने पढ़ा है कि जो फाई है दैट मीन्स एम्प्टी सेट, इट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। ठीक है, फाई का मतलब है कि इट कंटेन नो एलिमेंट। ठीक है, अगर इसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है तो ये इसको हम कंसिडर करते हैं कि इट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो ये सबसेट होगा ए क्रॉस पी का भी। इसका मतलब ये जो है फाई दैट इज एम्प्टी सेट इज ऑलवेज अ रिलेशन। जिस सेट से जिस सेट पे भी आप ले रहे हैं, लेकिन ये हमेशा रिलेशन रहेगा। ठीक है, बिकॉज फाई इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, सिंस फाई इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस पी, सो फाई जो है वो भी क्या हो गया, इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। तो ये तो हमको एक रिलेशन मिल गया। ठीक है, इसको हम बोलते हैं ट्रिवियल रिलेशन। ठीक है, ये ट्रिवियली ट्रू है, एम्प्टी सेट हमेशा ही क्या होगा, सबसेट होगा। तो ये क्या हो गया, एक रिलेशन हो गया। दूसरा मैं क्या कर सकती हूँ, ये जो पूरा का पूरा सेट है ये भी इसका खुद का सबसेट है। दैट मीन्स मैं लिख सकती हूँ कि ए क्रॉस बी एनी सेट इज सबसेट ऑफ इट सेल्फ। तो उसी प्रॉपर्टी से मैं क्या लिख रही हूँ, ए क्रॉस बी इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। दैट मीन्स जो पूरा का पूरा द होल सेट इज ऑल्सो अ रिलेशन। ये भी क्या करेगा, रिलेशन को डिफाइन करेगा फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। ठीक है, तो आपको ना एम्प्टी सेट एंड द होल सेट, ये दोनों तो आपको हर बार दो रिलेशन तो आपको मिलने वाले ही हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, इस पूरे सेट में से कुछ एलिमेंट चूज करने हैं और फिर आप रिलेशन बनाने वाले हैं। तो यहाँ से हमें ये पता चला कि जो रिलेशन होता है उसके लिए हम क्या कह रहे हैं कि वो सबसेट है ए क्रॉस बी का। दैट मीन्स रिलेशन अपने आप में एक सेट होगा। ठीक है,
तो रिलेशन जो है वो एक सेट की फॉर्म में होगा। सेट को हम किस तरीके से लिखते हैं, ऐसे कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं, जो भी एलिमेंट्स है उनको सेपरेटेड बाय कॉमास, ठीक है, इस तरीके से दे देते हैं। तो कुल मिला के रिलेशन जो है वो एक सेट आने वाला है, ठीक है। अब चलिए मैं एक एग्जाम्पल लेती हूँ, यहाँ पर एक सेट ले लेती हूँ ए, जिसमें मैंने एलिमेंट ले लिए 2, 1 एंड 2, एंड बी इज सेट कंटेनिंग एलिमेंट 1 एलिमेंट, और उस एलिमेंट, ये एलिमेंट है 3, ठीक है। अब आपको फाइंड आउट करना है, फाइंड all the possible relations from set A to B, all the possible relations from A to B। अब आपको A से B में आपको क्या करना है, रिलेशंस निकालने हैं। तो कौन कौन सा रिलेशन हो सकता है, तो सबसे पहले आपको A क्रॉस B बनाना पड़ेगा, ठीक है। A क्रॉस B के लिए आप क्या करते हैं, ऑर्डर्ड पेयर लेते हैं। ऑर्डर्ड पेयर जहाँ पे A का एलिमेंट पहले लेंगे और फिर क्या करेंगे, B का एलिमेंट लिखेंगे। एक, अब A में कितने एलिमेंट है, 1 एंड 2। एक टाइम पे आप एक को फिक्स करिए, एक बार 1 लिख लेते हैं, 1 के साथ 3, 2 के साथ 3, और कोई पॉसिबिलिटी यहाँ पर नहीं है, ठीक है। तो 1 3 एंड 2 3, बस ये 2 एलिमेंट रहेंगे ए क्रॉस बी में। तो रिलेशन अगर लिखना है तो फर्स्ट रिलेशन मैं उसको डिनोट करती हूँ R1 से, एक तो एम्प्टी सेट हो ही जाएगा। एक सेकेंड रिलेशन मैं लेती हूँ जिसमें मैं क्या करती हूँ, इस फर्स्ट एलिमेंट को इंक्लूड कर देती हूँ। थर्ड रिलेशन आप बना सकते हैं जिसमें आप खाली 2 3 इस ऑर्डर्ड पेयर को इंक्लूड करें, और कोई इसमें रिलेशन होगा नहीं। इसके अलावा क्या कर सकते हैं, एक पूरा होल सेट ले सकते हैं, ठीक है, वो तो है ही हर बार, ठीक है। ए क्रॉस बी जिसमें 1 3 और 2 3 है। इसका मतलब कितने रिलेशन हुए यहाँ पर, यहाँ पर 4 रिलेशन बन रहे हैं फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, ठीक है। अब ऐसा भी तो हो सकता है ना कि यहाँ पर पूछा ए टू बी, आपको ऐसा भी पूछ सकते हैं, फाइंड ऑल द रिलेशन फ्रॉम सेट बी टू ए। तो चलिए वो भी हम कैलकुलेट करते हैं। अब अगर आपसे पूछे कि रिलेशन आपको फाइंड आउट करने हैं फ्रॉम बी टू ए, तो अब आप क्या करेंगे, बी क्रॉस ए निकालेंगे और उसके जो भी पॉसिबल सबसेट्स बनेंगे वो सब रिलेशन देंगे हमको। बी ए निकालना है तो बी में चूंकि एक ही एलिमेंट है और ए में कितने एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है। तो अब हम किस तरीके से लेंगे, फर्स्ट एलिमेंट विल come from first set that is B and the second element will come from सेकेंड सेट जो यहाँ पर क्या है, ए है। तो देखिए पहले में तो हमारे पास एक ही चॉइस है 3, 3 के साथ आप 1 को रख सकते हैं या 3 के साथ 2 को। इस तरीके से अगर और भी एलिमेंट है तो आप इस तरीके से क्या करेंगे, सारी पॉसिबल जो चॉइसेज, पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स है ना, वो उन सबको यहाँ पर लिस्ट आउट करना है। फिर अपन को क्या करने हैं, पॉसिबल सबसेट्स बनाने हैं। तो चलिए पहला जो रिलेशन होगा उसको हम डिनोट कर देते हैं S1 से, वो एम्प्टी सेट। सेकेंड रिलेशन हम लिख सकते हैं अगर हम एक एलिमेंट को कंसीडर करें 3 1। थर्ड रिलेशन बनेगा हमारा 3 2, और फोर्थ रिलेशन हमारा क्या बनेगा, द होल सेट बी क्रॉस ए 3 1 एंड 3 2। अब देखिए ये जो भी रिलेशन आ रहे हैं ये क्या है, सेट आ रहे हैं। यहाँ पे ये क्या है, एम्प्टी सेट है, इसका मतलब ये किसी एलिमेंट को कंटेन नहीं कर रहा है। यहाँ पर एक एलिमेंट को कंटेन कर रहा है ये सेट, ठीक है। इसमें क्या आ रहा है, 3 1। तो इसमें इसको हम रीड करेंगे, इसमें जो ये एलिमेंट है ना, तो हम इसको इस तरीके से बोल सकते हैं कि 3 इज रिलेटेड टू 1, ठीक है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं 3 इज रिलेटेड टू 1। इस रिलेशन के, इस S2 पर्टिकुलर रिलेशन में कौन किससे रिलेटेड है, तो 3 जो है उसका रिलेशन है 1 से। अगर आप S3 को कंसीडर करते हैं तो उसमें कौन सा एलिमेंट किस एलिमेंट से रिलेटेड है, तो 3 इज रिलेटेड टू 2, 3 इज रिलेटेड टू 2। अगर आप S4 को देखें तो यहाँ पर 2 एलिमेंट है, 3 इज रिलेटेड टू 1 एंड 3 इज रिलेटेड टू 2। तो मैं लिख सकती हूँ कि 3 इज रिलेटेड टू 1 एंड 2। और अगर एम्प्टी सेट की बात करें तो नो एलिमेंट इज रिलेटेड टू एनी, ठीक है, ये आप लिख सकते हैं यहाँ पर, बिकॉज देयर इज नो एलिमेंट इन एम्प्टी सेट, सो नो एलिमेंट इज रिलेटेड टू एनी, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, सारे जो पॉसिबल रिलेशन है ना उनको हम लिस्ट आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पर तो क्या था, मैंने जो सेट लिया है वो बहुत ही स्मॉल सेट है, जैसे बी की कार्डिनलिटी मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो बी में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, 1, ए में कितने हैं, 2 है, और इजीली, और बी क्रॉस ए या ए क्रॉस बी जब हम बना रहे हैं ना तो उनमें सेट में कितने एलिमेंट आ रहे हैं, 2 ही आ रहे हैं। तो सारे सबसेट को लिस्ट आउट करना बहुत ही ईजी हो गया, ठीक है। लेकिन अगर ए और बी में नंबर ऑफ एलिमेंट हम बढ़ा देंगे
उसके बाद सारे के सारे सबसेट्स निकालना, तो वो थोड़ा सा बड़ा टास्क हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पर ए में अगर 2 एलिमेंट ले लेती 1 2 और बी में भी 2 एलिमेंट ले लूँ 3 4, तो देखिए कितना चेंज आ जाएगा। ए क्रॉस बी में क्या क्या पॉसिबल चॉइसेज है, इस 1 को एक बार फिक्स करते हैं तो 3 के साथ और 4 के साथ, तो 1 3 1 4, उसके बाद 2 3 2 4, ये आ गया आपके पास ए क्रॉस बी। अब इसके बाद इसके सारे जो पॉसिबल सबसेट्स बनते हैं वो सब आपको लिखना है। तो फर्स्ट हो गया 5, एक रिलेशन हो गया। दूसरा आप इस एलिमेंट को ले, खाली 1 3 को ले, या फिर 1 4 को ले, 2 3 को ले सकते हैं, 2 4 को ले सकते हैं, सिंगल सिंगल, ठीक है, सिंगलटन सेट बना सकते हैं, वो रिलेशन होगा। फिर आप फर्स्ट 2 एलिमेंट को कंसीडर कर सकते हैं, सेकेंड थर्ड को, थर्ड फोर्थ को, फर्स्ट फोर्थ को। तो इस तरीके से 2 एलिमेंट को एक एक बार कंसीडर कर ले, या फिर और रिलेशन बना सकते हैं जिसमें 3 एलिमेंट को एक साथ कंसीडर करेंगे, एक को नहीं लेंगे बस, ठीक है। तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड को ले सकते हैं, सेकेंड थर्ड फोर्थ को ले सकते हैं, या फर्स्ट थर्ड फोर्थ को इंक्लूड कर सकते हैं। तो इस तरीके से काफ़ी लंबी लिस्ट बन जाएगी, ठीक है, हमारे पास नंबर ऑफ रिलेशंस की। तो अब नेक्स्ट टास्क हो गया कि ये नंबर ऑफ रिलेशन हमें कैसे पता चलेंगे, क्या कोई फॉर्मूला है जिससे हमें ये पता चल जाए कि कोई सेट, किसी एक सेट से दूसरे सेट में टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितने होंगे, क्या हम काउंट कर सकते हैं। तो चलिए पहले हम वो फॉर्मूला देखते हैं। यहाँ पर मैं जनरल एक सेट ले लेती हूँ, ए सेट, जिसकी कार्डिनलिटी m है और सेट b की कार्डिनलिटी n है। इसका मतलब ये है कि a में m एलिमेंट है और b में n एलिमेंट है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी आप ये काउंट करना चाह रहे हैं, ठीक है, कि ए से बी में कितने रिलेशन होंगे। ए से बी में रिलेशन काउंट करना, दैट मीन्स ए क्रॉस बी के सबसेट्स को काउंट करना, ए क्रॉस बी के पॉसिबल सबसेट को काउंट करना। अब देखिए पहले मुझे आप ये बताइए कि ए क्रॉस बी की कार्डिनलिटी क्या होगी। अब देखिए ए क्रॉस बी जब हम बनाते हैं तो ए क्रॉस बी में हम एलिमेंट लिखते हैं ए कॉमा बी टाइप की, जहाँ पे ए जो है वो ए से आता है कैपिटल फर्स्ट सेट से, और ये सेकेंड एंट्री सेकेंड सेट से। अब देखिए इसके पास कितनी चॉइसेज है, ए जो है वो इस सेट से आ रहा है, इस सेट में कितने एलिमेंट है, एम एलिमेंट है, तो इस ए के पास कितनी चॉइसेज है, एम। इन द सेम वे जो सेकेंड एलिमेंट है उसके पास कितनी चॉइसेज है, एन चॉइसेज है, तो यहाँ पर कितने एलिमेंट्स आ सकते हैं, एन। इसका मतलब टोटल हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर बनाने की कितनी चॉइसेज हो गई, m इंटू एन। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट लिख रहे हैं आप a एंड b, अगर इनकी कार्डिनलिटी m है, b की कार्डिनलिटी n है, तो a क्रॉस b की कार्डिनलिटी कितनी होगी, m टाइम्स n, m n, ठीक है, जिसको आप लिख सकते हैं। तो अब आपको क्या करना है, ये कोई सेट है जिसमें कितने एलिमेंट आ गए, एम एन। अब आपको ये देखना है कि इसके पॉसिबल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हो सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ सबसेट आपको देखने हैं, ठीक है। अब ये एक सेट होगा जिसमें एम एन एलिमेंट होंगे, मैं जनरल ऐसे ही एलिमेंट्स लिख रही हूँ, x2 x3, इस तरीके से टोटल कितने एलिमेंट है इसमें, x एम एन। अब आप देखिए जब आप सबसेट बनाते हैं किसी भी सेट के, तो आप क्या करते हैं, कुछ एलिमेंट को इंक्लूड करते हैं और कुछ को आप इग्नोर करते हैं, ठीक है। जिनको इंक्लूड कर रहे हैं, जैसे x1 के पास 2 चॉइस है, या तो उस सबसेट जब आप बनाएंगे उसमें इंक्लूड करेंगे या फिर आप इसे एक्सक्लूड करेंगे। तो इस एलिमेंट के पास कितनी चॉइस है, पर्टिकुलर 2। x2 एलिमेंट के पास भी या तो इसे किसी सबसेट में आप ले रहे होंगे या फिर उस सबसेट में आप नहीं लेंगे, दैट मीन्स 2 चॉइसेज। इसका मतलब ये हुआ कि हर एलिमेंट के पास कितनी चॉइसेज है, 2 2 2। हाउ मैनी टाइम्स, एम एन टाइम्स। तो यहाँ से मैं लिख सकती हूँ कि टोटल चॉइसेज हो गई 2, कितनी बार आ रहा है, 2 रेज टू द पावर एम एन हो गया। इसका मतलब यहाँ से आपके पास टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ सेट ए क्रॉस बी कितने आ गए, टोटल नंबर ऑफ सबसेट 2 रेज टू द पावर एम एन। और हमने पहले पढ़ा था कि कोई भी सबसेट होगा ए क्रॉस बी का, वो किसे डिफाइन करेगा, रिलेशन को। तो अगर नंबर ऑफ सबसेट 2 रेज टू द पावर एम एन है तो रिलेशन भी कितने होंगे, 2 रेज टू द पावर एम एन। तो ये किसका फॉर्मूला बन गया, नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी। तो ये फॉर्मूला आ गया, सॉरी, नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी कितना होगा, 2 रेज टू द पावर एम एन। एम जो है वो कार्डिनलिटी ऑफ ए, एन इज कार्डिनलिटी ऑफ बी। तो अब देखिए यहाँ पर मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, अगर ए की कार्डिनलिटी 3 है, बी की कार्डिनलिटी 4 है, तो आपको पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी कितने होंगे, नंबर ऑफ रिलेशन
2 रेज टू दी पावर 3 इंटू 4 दैट मीन्स 2 रेज टू दी पावर 12। इतने सारे रिलेशन एग्जिस्ट करेंगे ए से बी में। अगर आपको नंबर ऑफ रिलेशन फाइंड आउट करना होता बी से ए में तो क्या चेंज आता, ये मैं आपको बताती हूँ। देखो, बी से ए में अगर आपको रिलेशन फाइंड आउट करना है तो यहाँ पे आप क्या करते, बी क्रॉस ए के सबसेट्स देखते। अब देखिए ए क्रॉस बी में एम एन एलिमेंट है, तो बी क्रॉस ए में भी कितने होंगे, सेम एन इंटू एम, दैट मीन्स एम एन एलिमेंट। तो फिर से एक एम एन एलिमेंट का आपके पास सेट आ गया, उसके पास कितनी चॉइसेज हैं सबसेट बनाने की, सेम 2 रेज टू द पावर एम एन। तो नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी या नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम बी टू ए, क्या फॉर्मूला हो गया, 2 रेज टू द पावर एम एन। मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम A to B, it's same as number of relations from B to A is equal to 2 raised to the power mn। ठीक है, या फिर आप इसे लिखिए 2 raised to the power कार्डिनलिटी ऑफ A टाइम्स कार्डिनलिटी ऑफ B। ठीक है, इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं, हमने क्या किया, एक नंबर ऑफ रिलेशन का फॉर्मूला फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, अब देखिए, अब तक हमने देखा रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। इसका मतलब जब भी आपको रिलेशन डिफाइन करना है आपको 2 नॉन एम्प्टी सेट चाहिए। ठीक है, अब मैं एक इसमें कंडीशन डाल देती हूँ कि जो आप 2 सेट ले रहे हैं ए और बी, तो ऐसा भी हो सकता है कि ये दोनों सेट क्या हो, इक्वल हो। दैट मीन्स इफ ए इक्वल्स टू बी, तो आप जो लिख रहे हैं रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, तो ए और बी इक्वल है, दैट मीन्स ये क्या बन जाएगा, रिलेशन फ्रॉम ए टू ई। तो इसको भी हम डिफाइन कर सकते हैं। अगर ए और बी मतलब सेम सेट से सेम सेट पे आप क्या कर रहे हैं, रिलेशन को डिफाइन कर रहे हैं, तो इसको कई बार इस तरीके से भी लिखते हैं, रिलेशन ऑन सेट ए। क्योंकि एक ही सेट है तो कई बार ऐसे लिखेंगे, रिलेशन ऑन सेट ए। उसका मतलब क्या है, रिलेशन फ्रॉम ए टू ए से ए में रिलेशन जाना। ठीक है, ए से ए में आपको रिलेशन देखना है, तो रिलेशन ऑन सेट ए, तो इसमें आप क्या देखेंगे, सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस ए। ए क्रॉस ए के आपको क्या करने हैं, सारे के सारे सबसेट देखने होंगे। ठीक है, यहाँ पर तो अगर आपसे पूछा जाए नंबर ऑफ रिलेशन ऑन सेट ए, अगर इसके लिए फॉर्मूला निकालना है तो भी निकाल सकते हैं हम प्रीवियस फॉर्मूले को यूज करके। अगर आपसे पूछा जाए नंबर ऑफ रिलेशंस ऑन सेट ए, तो वो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 रेज टू द पावर कार्डिनलिटी ऑफ ए टाइम्स कार्डिनलिटी ऑफ ए, दैट मीन्स 2 रेज टू द पावर कार्डिनलिटी ऑफ ए स्क्वायर। हमने माना था कि अगर ए की कार्डिनलिटी हम ले लेते हैं n, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 रेज टू द पावर n स्क्वायर, n इज कार्डिनलिटी ऑफ ए। तो इस तरीके से हमने क्या क्या कर सकते हैं, ए से ए पे अगर रिलेशन को डिफाइन करें तो नंबर ऑफ रिलेशन कितने बनेंगे, 2 रेज टू द पावर n स्क्वायर, वेयर n इज कार्डिनलिटी ऑफ सेट ए। और रिलेशन फ्रॉम सेम सेट टू सेम, अगर ए से ए पे रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं तो उसको क्या पढ़ना है, रिलेशन ऑन सेट ए। ठीक है, अब चलिए हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन। तो जो टाइप्स पढ़ते हैं ना, टाइप्स ऑफ रिलेशन ऑन सेट ए, जो ये टाइप्स, ये जो क्लासिफिकेशन है, ये किसके लिए डिफाइंड है, ओनली फॉर रिलेशन ऑन सेट ए। सेट ए से सेट बी के लिए कोई क्लासिफिकेशन डिफाइंड नहीं है। आपको क्लासिफिकेशन जो डिफाइंड है वो किसके लिए है, जब आप रिलेशन पढ़ रहे हैं फ्रॉम सेट ए टू सेट ए, तो आपको क्या पढ़ना है, कुछ सर्टेन क्लासिफिकेशन है, उनको हमको स्टडी करना है। लेकिन ये ध्यान रखना है कि ए से कहाँ पे जा रहे हैं, आप ए में ही जा रहे हैं, दैट मीन्स ए क्रॉस ए के जो सबसेट्स होंगे वो ही रिलेशन होंगे, उनकी आपको क्लासिफिकेशन पढ़ने। तो सबसे पहला जो रिलेशन आता है टाइप, वो है आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन किसे कहते हैं, तो मैं आपको बता देती हूँ कि आइडेंटिटी रिलेशन को हम डिनोट कर रहे हैं आई से, क्योंकि रिलेशन जो है वो एक सेट है, तो मैं इसको कर्ली ब्रैकेट में लिखने वाली हूँ। और रिलेशन इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, क्योंकि आप ए से ए पढ़ रहे हैं, इसका मतलब जो भी रिलेशन आएंगे वो क्या होंगे, सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। तो ए क्रॉस ए के सबसेट होंगे, इसका मतलब उसमें क्या आएंगे, ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे, ए कॉमा बी। लेकिन आइडेंटिटी रिलेशन में क्या होता है, ए कॉमा ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। अब देखिए ये कैसा रिलेशन है, इस रिलेशन में मैंने सिर्फ कौन से एलिमेंट, एक्चुअली रिलेशन क्या है, सेट है, और सेट में ए क्रॉस ए के आप कुछ एलिमेंट को, यहाँ पे जो भी रिलेशन होने वाले हैं ना, वो ए क्रॉस ए के सबसेट्स,
ठीक है। अब इसके सबसेट्स होंगे तो कोई भी कुछ एलिमेंट को इंक्लूड करेंगे, कुछ को एक्सक्लूड करेंगे, इस टाइप से कुछ रहेगा सीन। ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखें आई में मैंने किस तरह के एलिमेंट लिखे हैं, ए कॉमा ए, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। तो इस तरह का जो रिलेशन होगा उसको आइडेंटिटी रिलेशन कहेंगे। उसके अलावा इसमें कोई भी एलिमेंट इंक्लूड नहीं किया है आपने। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं एग्जाम्पल साइड में लिख देती हूँ, अगर ए में एलिमेंट है 1 कॉमा 2 कॉमा 3, तो आइडेंटिटी रिलेशन जो है ना वो क्या बनेगा, फॉर ऑल ए, जो जो सेट के सारे एलिमेंट है उन सब के लिए आपको क्या लिखना है, ये ऑर्डर्ड पेयर को लिखना है। यहाँ पर 3 एलिमेंट है तो 1 कॉमा 1, किसी भी एक को भी छोड़ नहीं सकते। ठीक है। 3 कॉमा 3, इसका मतलब आइडेंटिटी रिलेशन में क्या होता है, एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू इट्स सेल्फ ओनली, उसके अलावा और एलिमेंट को आप इंक्लूड नहीं कर सकते। तो मैं यहाँ पर नोट डाल के लिख रही हूँ, इन आइडेंटिटी रिलेशन, इन आइडेंटिटी रिलेशन every element is related to itself only। ठीक है। यहाँ पर उसके अलावा कोई एलिमेंट किसी और से रिलेटेड नहीं है। 1 1 से होगा, 2 2 से होगा, 3 3 से होगा। इन जनरल हमने लिख दिया ए एलिमेंट जो है वो ए से रिलेटेड होगा, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। ठीक है। इस तरह के एलिमेंट को क्या कहते हैं, आइडेंटिटी रिलेशन। अब आप बताइए, अगर ए में 3 एलिमेंट है तो रिलेशन में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ रहे होंगे, 3 आएंगे। ठीक है। और पॉसिबल रिलेशन कितने हैं, एक ही बनेगा। ये रिलेशन, नंबर ऑफ रिलेशन आपको फाइंड आउट करना है तो एक ही होगा। और इसमें कितने एलिमेंट्स आएंगे, अगर 3 एलिमेंट है तो 3 आएंगे ऑर्डर्ड पेयर, अगर n एलिमेंट होते तो आप n ऑर्डर्ड पेयर को इंक्लूड करते। ठीक है। अब सेकेंड टाइप है रिफ्लेक्सिव रिलेशन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब इसको किस तरीके से डिफाइन किया जाता है, तो इस रिलेशन में क्या होगा, मैं एस से डिनोट कर देती हूँ। इस रिलेशन में आपके पास एलिमेंट आएंगे, या फिर मैं सिंपली इसको सेट से नहीं, मैं जस्ट डेफिनेशन लिख देती हूँ कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू इट्सेल्फ, इज रिलेटेड टू इट्सेल्फ। ए का हर एलिमेंट खुद से रिलेटेड होना चाहिए। अब ये डेफिनेशन से आपको कंफ्यूज कर रही होगी प्रीवियस डेफिनेशन से। अब देखो, प्रीवियस डेफिनेशन जो थी आइडेंटिटी रिलेशन, उसमें ये लिखा हुआ था एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली। इसका मतलब वो और किसी से रिलेटेड नहीं होना चाहिए, वो बस खुद से ही रिलेशन रखी। ठीक है। रिफ्लेक्सिव में कितना चेंज किया, इतना लिखा है कि हर एलिमेंट खुद से रिलेटेड हो, बट ओनली मैंने ऐड नहीं किया है। दैट मीन्स उसका रिलेशन किसी और से भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल लेती हूँ, ए में मैं फिर से 3 एलिमेंट ले लेती हूँ और मैं एक रिलेशन बनाती हूँ, उसको एस नाम दे देती हूँ। 1 कॉमा 1, 2 कॉमा 2, 3 कॉमा 3 एंड 1 3 3 2। अब देखिए, क्या ये आइडेंटिटी रिलेशन है, नहीं, क्योंकि यहाँ पे 1 1 से है, 2 2 से है, 3 3 से है, और उसके अलावा भी एक्स्ट्रा एलिमेंट्स आए हुए हैं, तो ये आइडेंटिटी तो नहीं होगा। क्या ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, यस इट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। वाई, क्योंकि रिफ्लेक्सिव में ये बोला है कि हर एलिमेंट का खुद से रिलेशन तो होना ही चाहिए, उसके अलावा अगर एक्स्ट्रा एलिमेंट्स आ रहे हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसे, इसमें 3 एलिमेंट थे, 1 इज रिलेटेड टू 1, 2 इज रिलेटेड टू 2, 3 इज रिलेटेड टू 3, और 1 3 से रिलेटेड है और 3 2 से रिलेटेड है, ये 2 एक्स्ट्रा दिए हुए हैं, तो रिफ्लेक्सिव में ये अलाउड है। ठीक है। तो ये रिलेशन कैसा है, रिफ्लेक्सिव है बट नॉट आइडेंटिटी। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी अगर आइडेंटिटी रिलेशन है तो वो रिफ्लेक्सिव तो हो गई, बट हर रिफ्लेक्सिव रिलेशन आइडेंटिटी हो ये ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पर नोट डाल के आप लिख लीजिए कि एवरी आइडेंटिटी, क्योंकि आइडेंटिटी में तो खाली आप इस तरह के ऑर्डर्ड पेयर्स डालने वाले, तो उससे रिफ्लेक्सिव की प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई हो ही रही है। ठीक है। रिफ्लेक्सिव में ये है कि एक्स्ट्रा भी डाल सकते हैं, बट आइडेंटिटी में आप एक्स्ट्रा ऐड नहीं करते हैं। तो आप लिख सकते हैं एवरी आइडेंटिटी रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है। अब हम पढ़ने वाले हैं थर्ड टाइप। थर्ड टाइप जो है वो है सिमेट्रिक रिलेशन। कैसे रिलेशन को हम सिमेट्रिक रिलेशन बोलेंगे। ठीक है। ये जो भी हम क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं, ये हम पढ़ रहे हैं रिलेशन ऑन सेट ए, दैट मीन्स रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट ए। ठीक है। सिमेट्रिक रिलेशन के लिए ये है कि इफ
A इज रिलेटेड टू B, ये शॉर्ट नोटेशन है, ठीक है। इसको इस तरीके से हम पढ़ सकते हैं, A इज रिलेटेड टू B, या फिर इसको ना इस तरीके से भी लिखता है, कई बुक्स में आप देखोगे A इज रिलेटेड टू B, ये इस तरीके से बना देंगे। इसका मतलब है A एंड B आर रिलेटेड, और कौन किससे है, A इज रिलेटेड टू B। अगर A रिलेटेड है B से तो क्या होना चाहिए, B इज रिलेटेड टू A। अगर इस तरीके का रिलेशन है तो इस रिलेशन को क्या कहेंगे, सिमेट्रिक। मतलब अगर ए बी उसमें प्रेजेंट है तो बी ए भी प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए मैं एक रिलेशन डिफाइन करती हूँ, 1 2 2 1 3 1 एंड 3 3, ठीक है। अब आपको ये पता करना है कि क्या ये सिमेट्रिक है या नहीं। तो सिमेट्रिक के लिए ये कंडीशन है कि अगर उसमें ए बी प्रेजेंट है, मतलब अगर ए इज रिलेटेड टू बी, दैट मीन्स ये हुआ कि अगर उस रिलेशन में ए कॉमा बी प्रेजेंट है तो क्या आना चाहिए, बी भी ए से रिलेटेड होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि बी ऑर्डर्ड पेयर बी ए मस्ट बिलोंग्स टू दैट रिलेशन। उस रिलेशन में क्या होना चाहिए, बी ए भी प्रेजेंट होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर क्या है, इस ये ऑर्डर्ड पेयर जो है ना 1, 2, इसका क्या मतलब है, 1 इज रिलेटेड टू 2। इसको आप ऐसे रीड करते हैं, 1 इज रिलेटेड टू 2। इससे क्या बोलेंगे, 2 इज रिलेटेड टू 1। इसका मतलब ये है कि अगर 1 2 से रिलेटेड है तो 2 1 से है। तो चलो ये तो सेटिस्फाई हो रही है। व्हाट अबाउट थर्ड एलिमेंट, 3 इज रिलेटेड टू 1। तो आपके पास क्या होना चाहिए, 1 इज रिलेटेड टू 3, लेकिन ऐसा कोई एलिमेंट दिख रहा है नहीं। दैट मीन्स इट इज नॉट सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि ये एलिमेंट प्रॉब्लम कर रहा है। चलो चौथे को भी चेक कर लेते, वैसे ये सिमेट्रिक नहीं है, लेकिन फोर्थ के लिए हम देखते हैं कि ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। यहाँ पे देखो 3 इज रिलेटेड टू 3, 3 किससे रिलेटेड है, 3 से। तो आपको क्या देखना है, उल्टा भी करके देखना है। लेकिन 3 और 3 सेम है तो आप बोल सकते हो कि 3 इज रिलेटेड टू 3, अगेन 3 इज रिलेटेड टू 3। तो ये ऐसे एलिमेंट प्रॉब्लम नहीं करेंगे। सिमेट्रिक में अगर सेम है, ऑर्डर्ड पेयर में सेम एंट्री है, तो वो कभी प्रॉब्लम नहीं करने वाली, क्योंकि उनको आप उल्टा भी करोगे तो सेम ही ऑर्डर्ड पेयर मिल जाएगा, तो वो ऑलरेडी प्रेजेंट है। प्रॉब्लम यहाँ पर कौन सा एलिमेंट कर रहा है, थर्ड। तो ये थर्ड एलिमेंट को अगर हम हटाएं तो ये क्या बन जाएगा, रिलेशन सिमेट्रिक बन जाएगा। और अगर ये प्रेजेंट रहता है इस सेट में तो ये फिर सिमेट्रिक नहीं रहेगा, ठीक है। एक मैं सिमेट्रिक रिलेशन का एग्जाम्पल ले लेती हूँ, जैसे 1 3 3 1 एंड 2 2, ठीक है। ये रिलेशन सिमेट्रिक है क्योंकि 1 इज रिलेटेड टू 3, 3 इज रिलेटेड टू 1 और 2 2। तो इस टाइप के एलिमेंट प्रॉब्लम नहीं करते क्योंकि 2 2 से रिलेटेड है, और फिर अगेन इसको एक्सचेंज करोगे तब भी वो प्रेजेंट ही है यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरह के रिलेशन को हम क्या कहते हैं, सिमेट्रिक रिलेशन। इसका मतलब 1 3 अगर आ रहा होगा ऑर्डर्ड पेयर तो 3 1 भी आना चाहिए। अगर इसका मतलब ये है कि अगर ए बी उस रिलेशन पर्टिकुलर रिलेशन में प्रेजेंट है तो बी ए भी क्या होना चाहिए, उसमें प्रेजेंट होना चाहिए। ये कंडीशन हो गई सिमेट्रिक रिलेशन की, ठीक है। फोर्थ जो रिलेशन का टाइप है वो है एसिमेट्रिक। सिमेट्रिक पढ़ा हमने पहले, अभी एसिमेट्रिक रिलेशन। अब ये किस टाइप के रिलेशन है, तो इस रिलेशन में ये है कि इफ ए इज रिलेटेड टू बी, दिस इंप्लाइज बी इज नॉट रिलेटेड टू ए। इसको मैं ऑर्डर्ड पेयर में ऐसे लिख सकती हूँ कि अगर ए बी, ये उस पर्टिकुलर रिलेशन में एस रिलेशन को डिनोट कर रहा है, अगर ए बी एस में प्रेजेंट है तो बी ए जो है वो एस में प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। ऐसे रिलेशन को जस्ट सिमेट्रिक का उल्टा कर दिया। सिमेट्रिक में ये था कि ए बी अगर एस में है तो बी ए को एस में आना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर क्या कर दिया, अगर ए बी एस में है तो बी ए कभी भी एस में नहीं आ सकता। तो इसको आप देखिए, जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ, 1 2 3 2 एंड 2 1। क्या ये सिमेट्रिक है, सॉरी एसिमेट्रिक है। तो देखो 1 2 प्रेजेंट है तो 2 1 इसमें नहीं आ सकता, लेकिन मैंने यहाँ पर डाल दिया तो ये एसिमेट्रिक नहीं होगा, ठीक है। चलो इसको हटा देते हैं। अब क्या है, 1 2, क्या 2 1 आ रहा है, नहीं आ रहा। 3 2, क्या 2 3 आ रहा है, नहीं। सिर्फ दो ही एलिमेंट है, दैट मीन्स दिस इज एसिमेट्रिक, ठीक है। अब मैं दूसरा एक एग्जांपल लेती हूँ, 1 2 एंड 3 3। क्या ये एसिमेट्रिक होगा, तो 1 2 तो 2 1 नहीं आ रहा, 3 3 है तो 3 3 उल्टा करोगे तो वो तो आ रहा है। इसका मतलब ये एलिमेंट प्रॉब्लम कर रहा है। तो ऐसे एलिमेंट असिमेट्रिक में प्रॉब्लम करेंगे। तो एसिमेट्रिक रिलेशन में
ए इज रिलेटेड टू ए, इस टाइप के सेम ऑर्डर्ड पेयर नहीं आ सकते, जहाँ पे सेम एंट्री हो वो अलाउड नहीं है एसिमेट्रिक में, ठीक है। तो एसिमेट्रिक रिलेशन में क्या होगा, नो एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, आप लिख सकते हो नो एलिमेंट इज रिलेटेड टू देमसेल्व्स, ठीक है। यहाँ पर आप एक कंडीशन लगा के लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो हमको पढ़ना है यहाँ पर, जस्ट अ मिनट, नेक्स्ट हम देखने वाले हैं टाइप एसिमेट्रिक हो गया। अब फिफ्थ टाइप आ जाएगा एंटी सिमेट्रिक। एंटी सिमेट्रिक में थोड़ा सा डिफरेंस है एसिमेट्रिक से, सॉरी एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। अब एंटी सिमेट्रिक रिलेशन किस तरीके से है सिमेट्रिक से अलग, कि इफ ए इज रिलेटेड टू बी एंड बी इज रिलेटेड टू ए, दिस इंप्लाइज ए इक्वल टू बी। इसका क्या मतलब है, यहां पर ये लिखा मैंने कि अगर ए बी से रिलेटेड है और रिलेशन में बी ए से भी रिलेटेड है, तो वो एक ही कंडीशन में हो सकता है अगर ए इक्वल टू बी हो। इसका मतलब मैं इसको ऑर्डर्ड पेयर में इस तरीके से डिफाइन कर सकती हूँ कि अगर ए बी रिलेशन में प्रेजेंट है और बी ए भी रिलेशन में प्रेजेंट है, तो क्या होना चाहिए, ए इक्वल टू बी होना चाहिए। अब जैसे मैं एग्जांपल ले लेती हूँ 1 2 2 1, क्या ये एंटीसिमेट्रिक है, नहीं, इसमें 1 2 भी प्रेजेंट है और 2 1 भी प्रेजेंट है, जबकि 1 एंड 2 आर नॉट इक्वल, तो दिस इज नॉट एंटीसिमेट्रिक। अब अगर मैं ले लेती हूँ 1 2 3 3, क्या ये एंटीसिमेट्रिक है, तो ये एंटीसिमेट्रिक है। क्यों, इसमें 1 2 आ रहा है, क्या 2 1 आ रहा है, नहीं, इसमें 3 3 आ रहा है और फिर अगेन 3 3 आ रहा है, तो मतलब इस तरह के एलिमेंट प्रॉब्लम नहीं करेंगे। अगर सेम है तो वो आपस में इंटरचेंज करेंगे तो रिलेटेड हो सकते हैं। तो देखिए एसिमेट्रिक से ये कैसे डिफरेंट हुआ, एसिमेट्रिक में इस टाइप के एलिमेंट भी अलाउड नहीं थे, नो एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, कोई भी एलिमेंट खुद से तो यहाँ पर रिलेशन रख सकता है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए लास्ट जो हमको पढ़नी है वो है ट्रांजिटिव रिलेशन। सिक्स्थ जो क्लासिफिकेशन है वो है ट्रांजिटिव रिलेशन, और इसको इस तरीके से डिफाइन करते हैं, लेट इफ ए इज रिलेटेड टू बी एंड बी इज रिलेटेड टू सी, दिस इंप्लाइज ए इज रिलेटेड टू सी। इसका मतलब है अगर ए बी प्रेजेंट है उस रिलेशन में और बी ऑर्डर्ड पेयर सी ये भी एस में प्रेजेंट है, तो ए सी ये भी क्या होना चाहिए, एस में प्रेजेंट होना चाहिए। मतलब ए बी से रिलेशन रख रहा है, बी सी से, तो ए का किससे रिलेशन होना चाहिए, सी से रिलेशन होना चाहिए, ठीक है। अब जैसे मैं एक एग्जांपल लेती हूँ 1 2 एंड 2 इज रिलेटेड टू 3 एंड 1 3। अब देखिए 1 2 से रिलेटेड है, 2 3 से रिलेटेड है, तो 1 किससे रिलेटेड होना चाहिए, 3 से, तो देखिए 1 3 प्रेजेंट है। अब यहाँ पे और चेक कर सकते हैं और कुछ एलिमेंट तो नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या है, ट्रांजिटिव रिलेशन है, ठीक है। 1 3 3 2 एंड 2 2, ठीक है, ये दे देते हैं। अब देखिए 1 3 से है, 3 2 से है, तो किसको आना चाहिए था, 1 2 को आना चाहिए था, तो 1 2 यहाँ पर मिसिंग है, इसका मतलब ये ट्रांजिटिव नहीं है। अब देखिए 2 यहाँ पर और सेकेंड और थर्ड को हम चेक करते हैं, 3 2 से रिलेटेड है और 2 2 से है, तो किसको प्रेजेंट होना चाहिए, 3 2 को, तो वो यहाँ पर है प्रेजेंट ऑलरेडी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या प्रॉब्लम कर रहा है, ये एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है, इसलिए ये ट्रांजिटिव नहीं है। इसको इसमें डाल देते हैं तो क्या बन जाएगा, ट्रांजिटिव बन जाएगा। तो इस तरीके से हमने क्या देखा, 6 क्लासिफिकेशन देखे। पहला आइडेंटिटी, फिर हमने देखा रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, एसिमेट्रिक, एंटीसिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। उसके बाद जो लास्ट एक रिलेशन है जिसको हम कहते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है, इक्विवेलेंस रिलेशन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किस रिलेशन को हम इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं, तो अ रिलेशन इज सेड टू बी सेटिस्फाई, अ रिलेशन इज सेड टू बी इक्विवेलेंस रिलेशन इफ इट इज, पहला रिफ्लेक्सिव हो वो, दूसरा सिमेट्रिक, एंड तीसरी जो प्रॉपर्टी है वो है ट्रांजिटिव।
इसका मतलब अगर कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है तो ऐसे रिलेशन को हम क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, कोई भी एक रिलेशन देंगे और उसको पूछेंगे कि क्या ये इक्विवेलेंस है या नहीं। दैट मीन्स यू हैव टू प्रूव दैट द गिवन रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, इट इज सिमेट्रिक एंड इट इज ट्रांजिटिव। अगर वो तीनों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, मतलब तीनों है उसमें होल्ड हो रही है, ठीक है, तो ऐसे रिलेशन को हम क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन। अगर एक भी कंडीशन फेल होती है, या रिफ्लेक्सिव नहीं है, या सिमेट्रिक नहीं है, या ट्रांजिटिव नहीं है, तो हम उसको बोलेंगे इट इज़ नॉट इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन होने के लिए रिफ्लेक्सिव चाहिए, सिमेट्रिक चाहिए और ट्रांजिटिव चाहिए, ठीक है। इससे आगे आने वाली वीडियो में हम क्या करेंगे, मैं कुछ जो स्टैंडर्ड एग्जाम्पल है, जैसे कि इंटीजर मॉड्यूलो एन है, कुछ इंटीजर पे रियल सेट ऑफ रियल नंबर पे हम प्रॉपर कुछ रिलेशन डिफाइन करेंगे और फिर देखेंगे कि इनमें से कौन सी वो प्रॉपर्टीज़ को होल्ड कर रहे हैं, किस किस टाइप का वो रिलेशन बन रहा है, क्या वो इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं। तो ये सब मैं आगे आने वाली वीडियो में कवर करूँगी। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।